आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स और इसके एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है कि एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। जैसे कि 9th क्लास में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, दूसरे हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स हमने 9th क्लास में भी डिस्कस नहीं किए थे और 10th क्लास में भी हमें डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब रियल नंबर्स में जो रियल नंबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एक तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, पर इस एक्सरसाइज में जो बातें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले वो हैं यूक्लिड के जो डिवीज़न एल्गोरिदम है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ये जो नाम है एल्गोरिदम का, ये इसका नाम ही बताता है कि ये डिवीजन से रिलेटेड है। जो डिविजिबिलिटी होती है इंटीजर्स की उससे रिलेटेड है। और यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये एल्गोरिदम दिया था। इस एल्गोरिदम के थ्रू हम किन्हीं भी गिवन नंबर्स का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो कोई दो नंबर्स हमें लेने जिनका हम एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए हम ये एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है, अपनी बुक के ही अगर पेज नंबर 4 पे आप आओगे तो यहाँ पर हमें एल्गोरिदम की डेफिनेशन दी हुई है, और वो डेफिनेशन है, एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर है यू में से एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो एल्गोरिदम क्या है, एक एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो क्या देगा, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर देगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सवाल करने की जो अप्रोच होती है, अप्रोच मतलब कोई भी सवाल करने का जो तरीका होता है, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि भाई सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले ये करो, सेकंड स्टेप ये है कि फिर ये करो, थर्ड स्टेप है फिर ये करो। ठीक है, इस तरह से फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या ला रहे होते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर लाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक वर्ड होता है लेमा। ठीक है, अब लेमा क्या है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे 9th क्लास में हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि कुछ थ्योरम्स होती हैं। ठीक है, कुछ तो थ्योरम्स होती हैं और कुछ होती है हमारे एक्सियम्स। तो थ्योरम्स जो होते हैं ये भी ज्योमेट्री में ऐसे प्रूवन फैक्ट्स होते हैं जिनको दूसरे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि एक्सियम्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव तो नहीं किया जा सकता बट स्टिल दे आर ट्रू। ठीक है, फिर भी वो क्या होते हैं, सही होते हैं। तो जो यूक्लिड्स का लेमा था, यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा, वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ वी आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। सो मतलब क्या है, ठीक है, इसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहले ये सारा का सारा मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक काम करते हैं, जो एग्जांपल्स बुक में दिए हैं उन्हीं पर विचार करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें दिया है
कि सपोज दैट वी हैव 17 and 6, 5 and 12, 20 and 4, ठीक है। तो इनमें से एक ए हो और एक बी हो, है ना। क्या दिया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो 7 16 में एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r. That means q stands for quotient and q stands for quotient and r stands for remainder. तो जैसे बचपन में हम पढ़ते आते थे, जैसे कि सपोज दैट कि मैं ये 17 को ही 6 से डिवाइड करूं, ठीक है। तो 6 2 12 एंड रिमाइंडर इज 5। तो हमने क्या पढ़ा था, दैट द 6 इज डिवाइज़र, है ना, डिवाइज़र जो डिवाइड करता है, एंड 17 इज डिविडेंड, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है। ये 2 क्या है यहाँ पर, कोशेंट, ठीक है। और 5 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर। तो जो यूक्लिड का लेमा है वो क्या कह रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है, वो होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इस डिविडेंड को क्या कहा गया है, इस डिविडेंड को कहा गया है ए, डिवाइज़र को कहा गया है बी, कोशेंट को कहा गया है क्यू एंड रिमाइंडर को कहा गया है आर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर ए को हम डिवाइड करें बी से, ठीक है, तो वो कुछ क्यू बार अगर डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे कुछ आता है और रिमाइंडर बचता है आर, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए क्यू और आर ऐसे ज़रूर होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 17 and 6 है, ठीक है, 17 और 6 है, मैं नीचे कर रहा हूँ 17 and 6। तो ऐसा कोई पहाड़ा ज़रूर होगा कि जिससे जितनी बार 6 को लिखा जाए और कोई रिमाइंडर उसमें ऐड किया जाए तो 17 आ जाए, है ना। यानी 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सपोज दैट 6 का पहाड़ा मैंने 2 बार लिया और उसमें रिमाइंडर 5 ऐड कर दिया, यानी आर 5 ऐड कर दिया, तो मेरा 17 आ जाएगा। यही बात मैं 6 के लिए कह सकता हूँ कि अगर 6 को मैं 17 के टेबल में लिखूँगा तो 17 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सॉरी 6 लाना पड़ेगा ना, तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। तो चाहे ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ए है वो हमेशा बड़ा हो, है ना, ए कुड बी ग्रेटर देन बी और बी कुड बी ग्रेटर देन ए। बस जिस कंडीशन में बी बड़ा होगा उस कंडीशन में जो टेबल है वो 0 टाइम्स से बोला जाएगा, ठीक है, 0 टाइम्स लिया जाएगा। तो ऐसा ही 5 के लिए, अब 5 क्योंकि छोटा है तो यहाँ देखो 12 का टेबल 0 टाइम्स पड़ा गया। अब 20 जो है बड़ा है तो उसका टेबल 5 टाइम्स पड़ा गया, लेकिन 5 टाइम्स में 20 पूरा आ गया तो रिमाइंडर क्या रहा, 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रिमाइंडर है ही नहीं, है, देयर इज़ नो आर, आर है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इससे मुझे एक बात पता चल रही है कि ये जो रिमाइंडर है, अच्छा मैंने 6 ले लिया था, कोई बात नहीं की बात है, 6 ले लो 5 ले लो, तो रिमाइंडर हो सकता है कि
कोई नंबर आए, या हो सकता है रिमाइंडर 0 भी हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त तो ज़रूर है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है ना, इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा रहेगा। अब डिवाइज़र कौन है? बी, है ना, डिवाइज़र कौन है? बी। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है वो बी जो है हमेशा इससे बड़ा रहेगा, लेकिन ये रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा रहेगा। बट समटाइम्स इट कुड बी 0, है ना, ये 0 भी हो सकता है, तो हम इक्वल का निशान लगाएंगे। दैट मीन्स आर इज़ लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये याद रखना है, आर हमेशा क्या रहेगा? या तो बी से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्यों हम इनको क्यों नहीं ट्राई करते, तो इनको हम ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से इनके लिए क्यू और आर निकाल सकते हैं। तो जैसे 10 और 3 के लिए मैं निकालूं तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स प्लस 1, और 4 और 19 के लिए 4 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4। तीसरा है 81 3, तो एक सेकेंड, 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 0। ठीक है, तो ये हुआ यूक्लिड का लेमा कि कोई भी दो इंटीजर अगर a और b हैं तो उनके लिए कोई भी दो इंटीजर q और r इस तरह ज़रूर होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे HCF निकालने के लिए? तो ध्यान रखना है, अब हमें अलगोरिदम देखना है ना। लेमा तो सिर्फ हमें एक लाइन सिखाता है, लेकिन इसी को फॉलो करते हुए जो अलगोरिदम है, यानी जो स्टेप्स हैं HCF निकालने के, वो हम सीखेंगे, जो कि हमें किसने दिया था? यूक्लिड ने। सो सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स 455 एंड 42। तो जब हम कभी HCF निकाल रहे होंगे तो हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के टेबल में देखना है। तो 45 कैसे निकलेगा? 45 निकलेगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 35। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि भाई ये कैसे निकला, है ना, कैसे इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, हमें क्या मालूम 10 टाइम्स टेबल लेना है। तो वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो हमने बचपन में पढ़ा था उसको हम याद करते। तो उसमें हम क्या करते थे? 42 से डिवाइड करते थे, मतलब छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करते थे। तो 42 1 इज़ 42, 0, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आया 35। उसके बाद रिमाइंडर से डिवाइड करते थे 42 को, तो ये 1 टाइम चला जाएगा, 35 1 इज़ 35, रिमाइंडर इज़ 0। अब रिमाइंडर से, है ना, पहले रिमाइंडर से पिछले डिवाइज़र को डिवाइड किया, अब अगले रिमाइंडर से फिर पिछले रिमाइंडर 35 को डिवाइड करेंगे। तो यानी 42 को डिवाइड नहीं करेंगे, इस बार 35 को करेंगे। तो 7 5 35। तो जिसने लास्ट में डिवाइड किया 7 ने, वो क्या हो जाएगा? HCF। इन्हीं स्टेप्स को हम यहाँ फॉलो कर रहे होंगे। हमें क्या लिखना है? बड़े वाले को 455 को, इस 455 को छोटे वाले 42 के टेबल में लिखना है। तो बड़ा वाला 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 35। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने बचपन में। अब इसको लेना है हमें, इस पहले वाले को, ठीक है, इस डिवाइज़र को इस रिमाइंडर के टेबल में। तो यहाँ गया 42, है ना, तो 42 क्या हो जाएगा? 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7, तो 35 प्लस इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब हमें इस पहले वाले डिवाइज़र को लेना है इस रिमाइंडर के टेबल में। तो हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 5 टाइम्स आ जाता। तो जिसने लास्ट बार डिवाइड किया, वही क्या है? हमारा HCF है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे।
इस लेमा की मदद से, यूक्लिड का जो ये डिवीज़न लेमा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे, एस निकाल रहे होंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ करके। ठीक है,